हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइस सर्कुलेशन टॉपिक से जितने भी अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आपका एसआई, पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, एसएससी, सीएचएसएल, प्लाटून कमांडर, जेल प्रहरी, जेल डिपार्टमेंट, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक सर्कुलेशन टॉपिक से आए हैं गाइस, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने सर्कुलेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर करा है, हार्ट क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ब्लड क्या है, कैसे फंक्शन करता है, क्या इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, मतलब ऑल थिंग्स जो भी एक कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल बेसिक से होता है वो सब कुछ मैं एक वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है गाइस तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखें। उससे क्या होगा, एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चंस उस थ्योरी में रह गए होंगे वो आज हम क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आई होप गाइज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। ये सीरीज स्टार्ट हुई है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं मैं उन सबको एनालिसिस करके उसमें साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हमने पहले सेल से रिलेटेड एक थ्योरी बनाई, पूरा थ्योरी पढ़ा एक वीडियो में, जिसमें हमने थ्योरी से रिलेटेड मतलब सेल से रिलेटेड सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेकर हायर लेवल तक गए थे। इसमें आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। तो गाइज आज हम सर्कुलेशन की ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं क्विज कह लीजिए वो हम करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पूछती जाऊँगी और आपको याद रखना है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, आपको कितना याद है, कितना समझ आया। आज ये सब टेस्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है गाइज, मानव रक्त में जो कुदरती उपलब्ध एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट जो होता है मतलब स्कंदक बोलते हैं जैसे, वो क्या होता है। तो गाइज एक चीज़ मैं हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो कौन करता है। तो जो प्लेटलेट्स हैं जिनको हमने दूसरा नाम क्या दिया था गाइज, थ्रोम्बोसाइट, ये काम करती है ब्लड क्लॉटिंग का। इसके बाद एक और नाम हमने पढ़ा था फाइब्रिनोजन। और अगर विटामिन की बात आएगी तो विटामिन के। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं तो ज़रा कंफ्यूज ना हो इसके लिए सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ब्लड क्लॉटिंग कौन कराता है। तो प्लेटलेट्स कराती हैं, इन्हीं का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है। और फाइब्रिनोजन अगर एग्जाम में दे दिया जाए, थ्रोम्बिन दे दिया जाए तो वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और अगर विटामिन के सापेक्ष में पूछा जाए गाइस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको क्वेश्चन किस एस्पेक्ट में पूछ रहा है। आपको अगर विटामिन के एस्पेक्ट में पूछ रहा होगा तो विटामिन के आंसर हो जाएगा। थ्रोम्बिन मतलब ये पूछा होगा कि वो कौन सा कारक है तो आप लगा सकते हैं थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर आपसे पूछा होगा कि ब्लड कॉर्पसेल्स कौन सी है जो ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल है तो आप लगाएंगे प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट। हमको हर चीज़ का एस्पेक्ट समझना ज़रूरी है। अगर हम ऐसे याद कर लेंगे कि केवल प्लेटलेट्स हैं, केवल फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, तो गाइस ये केवल काम नहीं करेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि किस एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव देखकर आप बहुत जल्दी से स्ट्राइक कर लेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग जब पता है कि जब चोट लग जाती है तो आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, मतलब 2 से लेकर 3 मिनट के बीच में, लगभग इतने टाइम में एक ऊपर परत जम जाती है जहाँ पर चोट लगती है और फिर रक्त फ्लो नहीं हो पाता, जो ब्लड है वो आगे नहीं निकल पाता, वहीं रुक जाता है। ये तो कहलाती है क्या, ब्लड क्लॉटिंग। एक है रक्त स्कंदक, मतलब ब्लड कोगुलेंट कौन है। तो गाइज वो जैसे ब्लड हमारा जो शरीर में फ्लो होता है तो आपने देखा होगा कि अगर वो रुक जाता है तो आदमी की डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसे कुछ कारक हैं जो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होने देते हैं, मतलब वो ब्लड को एक जगह उसका थक्का नहीं बनने देते, मतलब ब्लड के फ्लो में
अवरोध पैदा नहीं करते हैं, और कुछ भी अगर अवरोध पैदा होता है तो वो उसको वहीं पर हटा देते हैं या फिर घोल देते हैं। तो उसका नाम क्या है? हेपेरिन। ये एक अलग चीज़ है गाइज, आप इस क्वेश्चन को जोड़िएगा मत, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको मेरी बात एकदम से समझ नहीं आ पा रही होगी, पर आप कोशिश कीजिए, मैं भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आपने देखा होगा जब चोट लगती है तो ब्लड का जो फ्लो है, मतलब रक्त का जो बहाव है, वो रुकना ज़रूरी है, वरना व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो जो ब्लड को रोकता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो करता है, वो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और विटामिन के, ये सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। इतना समझ आ गया होगा। अब आपने देखा है कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर उस जो ब्लड है उसमें अगर थक्का जम जाए तो ब्लड कैसे फ्लो होगा? जैसे ब्लॉकेज आ जाए, फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, जैसे ये हमारा हार्ट है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है गाइस, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये इजीली फ्लो होगा और यहाँ से ये आर्टरीज के थ्रू ये हमारे बॉडी टिश्यू में पहुँच जाएगा। लेकिन अगर ब्लड का थक्का यहाँ बन जाए, ये ब्लड क्लॉटिंग अलग है गाइस। लेकिन अगर ब्लड का यहाँ थक्का जम गया तो यहाँ से ब्लड यहाँ नहीं आ पाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो जो हेपेरिन है वो एंटीकोगुलेंट, मतलब ब्लड का थक्का जमने से रोकता है। ब्लड को एक जगह जमा होने से कौन रोकेगा? हेपेरिन। आई होप मैं क्लियर कर पा रही होंगी। हम वीडियो के लास्ट में जब एक क्विक रिवीजन करते हैं तो इसमें मैं आपको फिर से समझा दूंगी अगर किसी को समझ नहीं आ पा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रुधिर का जो कलर है ये हमेशा पूछा गया है, कल भी मैंने आपको बहुत बार समझाया था कि ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स डिफरेंट एग्जाम्स में और डिफरेंट तरीके से, मतलब अलग से पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है गाइस, ये एसआई में सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है कि जो ब्लड का कलर है, जो रेड कलर है, वो किसकी वजह से होता है, कौन सा पिगमेंट है। तो हम समझ लेते हैं गाइस। ब्लड का जो रेड कलर है हीमोग्लोबिन के कारण, इसे क्या कहते हैं? रेड पिगमेंट। और इसका जो रेड कलर है वो आता है, ये दोनों तीनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है गाइस कि जो ब्लड है उसका रेड कलर किस वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन नाम का एक रेड पिगमेंट पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में रेड कलर किसकी वजह से होता है? तो आयरन की वजह से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है गाइस? वाइट ब्लड सेल्स है जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनका क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाती हैं। इन्हें सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। अब सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है गाइस? लिम्फोसाइट्स। ये याद रखिएगा, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो लिम्फोसाइट्स होती है। इसमें आपको पता होगा, मतलब इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है। ग्रैनुलर में आपकी न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स आती है, और ए ग्रैनुलर में आपकी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं। ये ए ग्रैनुलर टाइप की होती है, ए ग्रैनुलर टाइप की होती है, जिसमें आपकी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं।
बट गाइज आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे पेपर्स का जब मैंने एनालिसिस करा तो बार बार रिपीटेटिव यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनसे अलावा ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी का कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जो आरबीसी का लाइफ स्पान है वो कितना है। तो ऑप्शन में गाइज मैंने देखा कि डायरेक्टली 120 नहीं दिया गया था, 100 to 120 दिया गया था, तो आपको वही हिट करना है। हमको पता है कि जो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है, 120 डेज का। अब आप बिल्कुल 120 ही नहीं लेकर चलेंगे कि भाई एग्जाम में 120 ही दिया हो। आपको अप्रोक्स करके दे सकता है, 110 to 120 दे सकता है, 100 to 110 भी गाइज दे सकता है। लेकिन अगर 120 है तो फिर हम इस ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन ये है ही नहीं, देन वी विल गो विद दिस ऑप्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें हिट करना पड़ेगा, बस हमारा कंसेप्ट हर तरह से क्लियर होना चाहिए। जो कि हम प्रीवियस वीडियो में जो हमने सर्कुलेशन से करी है उसमें आई होप गाइज आप लोगों का सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जब हमने जो हार्ट की पूरी संरचना देखी थी, हार्ट कैसे काम करता है, वो भी हमने बहुत अलग वे में पढ़ा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिए और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है गाइज, हार्ट बीट कितनी होती है बताइए। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि जो हार्ट बीट है वो कितनी होती है बताइए गाइस। यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 72 पर मिनट। और ये तो होती है गाइस एडल्ट की, लेकिन चिल्ड्रन में कितनी होती है, 100 पर मिनट। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है। तो गाइज इसके ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा कि कभी नहीं, और हम उस पर टिक लगाए आएंगे। लेकिन अगर किसी ने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है सर्कुलेशन का अगर वो देखा होगा तो वो ये कभी टिक कर नहीं आएगा। जब हृदय कब रेस्ट करता है तो दो धड़कनों के बीच जो हार्ट है वो रेस्ट करता है। जब हमने ये पढ़ा था ना, सिस्टमेटिक वेन के थ्रू पूरा ब्लड आएगा, वो यहाँ पे ऐसा पढ़ा था कि ये राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ से ये आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पर पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ आएगा लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और एओर्टा से पूरा हमारे टिश्यूज़ में जाएगा। अगर ये साइकिल नहीं पढ़ी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये केवल ऐसे समझाने के लिए था। तो ये जो दो धड़कन मतलब ये जो पूरा साइकिल कंप्लीट होने का जो टाइम होता है दो धड़कन के बीच, मतलब ये जब एक पूरी साइकिल होगी, हार्ट एक बार बीट करेगा, फिर वापस से साइकिल होगी, हार्ट दूसरी बार बीट करेगा। मतलब दो साइकिल होने में जो बीच का जो टाइम होता है वो कितना होता है गाइस, 0.8 सेकेंड का। उस समय हार्ट रेस्ट करता है। क्योंकि एक सेकेंड ही इतना बहुत सूक्ष्म होता है तो हमको 0.8 सेकेंड का पता ही नहीं लगता। तो दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, हार्ट का रेस्ट टाइम कहलाता है, जो होता है 0.8 सेकेंड का। और एक मिनट में ये पूरी साइकिल जो हार्ट है वो 72 टाइम्स कंप्लीट कर लेता है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। रिमेंबर गाइस, हार्ट बीट किसे कहेंगे, जब ये साइकिल जो है वो एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट द्वारा कंप्लीट कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो ह्यूमन हार्ट है उसके कितने चैम्बर होते हैं। तो हमने बात की थी 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको बोलेंगे दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है। तो वो जो हृदय स्पंदन है मतलब हार्ट बीट है वो कहाँ से जनरेट होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब हार्ट बीट है तो वो कहाँ से जनरेट होगी, हार्ट से जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई स्पंदन करती है। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो नर्व्स के थ्रू भी हार्ट बीट माप लेते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरीके से हाथ रखकर वो पहचान लेते हैं कि हार्ट कितने टाइम्स, मतलब उसकी रिदमिसिटी ठीक है वो 72 टाइम्स, किसी किसी में ज़्यादा भी होती है
लेकिन अप्रॉक्स जो है वो मतलब जो मोस्टली लोगों में देखी गई है वो 72 रहती है, लेकिन बहुत लोगों में ज़्यादा भी रहती है और बहुत लोगों में कम भी रहती है। तो जब वो जो डॉक्टर है वो यहाँ से नापने, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो कलाई स्पंदन है, मतलब यहाँ पर रिस्ट में जितनी बार बीट हो रहा है वो किसके इक्वल है, तो वो किसके इक्वल है, हार्ट बीट के इक्वल। ये आपका पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में। नेक्स्ट है गाइस, ब्लड कैसा टिश्यू है। ब्लड कैसा टिश्यू है, तो हमको पता है कि ब्लड कैसा टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड कैसा टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, सबसे पहले तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन मतलब सर्कुलेशन करता है और एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करता है। ब्लड का क्या काम है, सेम है। जहाँ पर भी हमारी बॉडी में टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसका सर्कुलेशन कौन करेगा, ब्लड करता है। नेक्स्ट है गाइस, जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mm Hg। Hg क्या है गाइस, ये पारा, ये आपका आरआरबी में पूछा गया था। यहाँ पर जो Hg है वो किसे डिनोट करता है, तो वो पारे को डिनोट करता है। उसके बाद गाइस इसके ना 2 तरीके से नाम है, जो 120 है उसे सिस्टोलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक मतलब प्रकुंचन, और 180 को डायस्टोलिक। गाइस क्योंकि ये पीसीएस, एमपी पीसीएस में इस तरीके से एग्जाम में, और उत्तराखंड पीसीएस मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक बार पीसीएस में पूछ लिया तो फिर दोबारा नहीं पूछेगा, वो डिफरेंट स्टेट की में भी पूछ सकता है और सेम स्टेट में भी वो क्वेश्चन दोबारा पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना है, 120/80 mm Hg है, लेकिन अभी जो पीसीएस है उसमें ये पूछा गया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो मात्रा रहती है वो कितनी, मतलब कितना रहता है। तो सिस्टोलिक में कितना है गाइस, 120 प्रकुंचन, और डायस्टोलिक नाम है इसका 80 मतलब प्रसारण। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि 120 का जो ब्लड प्रेशर है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और 80 mm Hg को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा ये मापा जाता है। ये मापा जाता है, ये यंत्र होता है जिससे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। आई होप गाइज यहाँ तक आप सबका क्लियर हो रहा होगा। फिर है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वृद्ध अवस्था आने तक ब्लड प्रेशर कैसा होता है, ऑप्शन है कम हो जाता है, बढ़ता जाता है, वही रहता है। तो अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। नेक्स्ट है गाइज, हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब के समान होता है, कम होता है, अधिक होता है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है कितना, 120 और 80। इसका नाम एक बार और देख लेते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और ये डायस्टोलिक प्रेशर, ये वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप की बात हमने कल गाइस की थी, जिसमें मैंने आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया था, ब्लड ग्रुप
किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो लैंडस्टीनर द्वारा। ए बी और ओ, 4 तरह के इसमें ब्लड ग्रुप होते हैं। जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, मतलब वो इन चारों से ब्लड ग्रुप ले सकता है। ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी दे सकता है। इसमें भी हमने 2 तरह के पार्ट पढ़े थे, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये बहुत कम लोगों में होता है, और अगर इन दोनों को ऑप्शन में दे दिया जाए तो ये यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। उसके बाद आज हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है। अगर किसी का ए ब्लड है तो वो किसको दे सकता है? ए को, ठीक है, और ए बी को, क्योंकि ए बी तो रेसिपिएंट है ना, हर किसी से ले लेगा, और ये दे सकता है और ये ले सकता है। तो किससे ले सकता है? एक तो ये ए से ले सकता है और ओ से। ओ क्यों? क्योंकि ये डोनर है। फिर जो बी है वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किससे ले सकता है? तो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। फिर उसके बाद ये किसको दे सकता है? तो ए बी को दे सकता है, और किससे ले सकता है? इनसे ये ले सकता है। फिर उसके बाद ये किसको दे सकता है? और किससे ये ले सकता है? ये है गाइस, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है वो केवल ए बी वाले ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है, लेकिन ले किन से सकता है? ए से, बी से, ए बी से और ओ से। जो ए ब्लड ग्रुप वाले वो किससे ले सकता है? ए से ही ले सकते हैं या फिर ओ से ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप ओ से। बी वाला है वो बी को ही दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और ये ले किस सकते हैं? बी और ओ से। फिर जो ए बी है वो ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ले चारों से सकता है। ओ वाला दे सबको सकता है, लेकिन ओ वाले से ही ले सकता है। ये चार्ट अगर आपको लर्न हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस, और वरना अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का पीएच हमने पढ़ा गाइस, कितना होता है? 7.4। अब थोड़ा सा इस पर समझ लेते हैं। 7 पर अगर बात आ जाती है तो ये न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ बात आएगी जितना इस तरफ वो एसिडिक होता जाएगा, यहाँ बात आएगी तो वो बेसिक होता जाएगा। तो ये कैसा है? 7 के इस तरफ है, मतलब क्षारीय है। ठीक है गाइस, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC को क्या कहा जाता है? तो पता है हमें, सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब आप खुद समझ पा रहे होंगे गाइस कि जो हमने कल पढ़ा था वो थ्योरी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। हमने कितने सारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए, हमने कितने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। जो थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चंस रह गए थे वो आज इससे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट है गाइस, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका क्या क्या काम होता है। तो लिम्फोसाइट्स हमने अभी पढ़ा था कि जो सबसे बड़ी WBC होती है, लार्जेस्ट WBC, वो कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स। ये क्या काम करती है? ये करती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में सहायता करती है, एंटीबॉडी बनाती है हमारी शरीर में, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनी सिस्टम
आपने पढ़ा होगा अभी इम्यूनिटी के बारे में भी बहुत बता रहे हैं कोविड-19 की वजह से कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। इसका मतलब प्रतिरक्षा तंत्र हमारा मजबूत होगा, मतलब हमारे शरीर में जो बाहर से जो कारक आते हैं, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी, उनसे लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में कितनी है, वो होता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। अगर वो लड़ लेता है, हमारा जो तंत्र वो हावी हो जाएगा बैक्टीरिया पर, इसका मतलब हम जीत जाएंगे। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा तो बाहर से जो आने वाले वायरस बैक्टीरिया हैं वो हमारे शरीर पर अपना कब्जा कर लेंगे और हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, ये बिल्कुल नॉर्मल सीधी सादी सी लैंग्वेज में था कि भाई एंटीबॉडी फॉर्मेशन ये करती है और एंटीबॉडी का काम क्या होता है। नेक्स्ट है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, तो फाइब्रिनोजन, प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। और आज के लिए लास्ट है गाइस कि प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना रहता है। तो सबसे पहले तो ब्लड में प्लाज्मा और कॉर्पसल्स, ये दो पार्ट हैं। प्लाज्मा 55% घेरे रहता है, 45% कॉर्पसल्स। और प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है, तो 90%। तो गाइज ये क्वेश्चंस मैंने अपने एनालिसिस करके ये देखे थे कि इतने इस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, और अलग अलग स्टेट के पीसीएस में, एसआई में, पुलिस कांस्टेबल में, जेल प्रहरी, जेल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी अभी तक क्वेश्चन सर्कुलेशन से पूछे गए हैं वो यहाँ सब मैंने कवर अप कर लिए हैं। अब हम पहले तो वही समझ लेते हैं कि जो हेपेरिन था, और उसमें थोड़ा सा क्या है कि देखिए यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है ये किसी आर्टरी में, तो रक्त का थक्का यहाँ अगर जम जाएगा तो जो ब्लड है वो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो ये जो थक्का बनने से रोकता है वो होता है हेपेरिन, जिसे बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। ठीक है गाइस। और जो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन या थ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, विटामिन के, ये काम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग का। मतलब जब चोट लग जाती है तो ब्लड फ्लो और ज़्यादा ना हो पाए तो 2 से 3 मिनट में कवरिंग बन जाती है उस चोट की जगह पर। वो कौन बनाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, विटामिन के, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये सब। तो आई होप हेपेरिन और इनमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले हमने हार्ट पढ़ा था, हार्ट का पेस मेकर ऐसे नोड कहलाता है। उसके बाद जो हार्ट है वो 72 पर मिनट बीट करता है, चिल्ड्रन में 100 पर मिनट करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हार्ट है उसकी स्टडी कार्डियोलॉजी कहलाती है और ब्लड की हिमेटोलॉजी कहलाती है। फिर हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, हार्ट के ऊपर जो कवरिंग है वो पेरिकार्डियम कहलाती है, जिससे हार्ट बाहर के आघातों से बचा रहता है। उसके बाद ब्लड देख लेते हैं। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसी फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। गर्भावस्था के समय ये कहाँ पर होता है, स्प्लीन और लिवर में। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं, और जो टूटी फूटी डेड आरबीसीज होती है उनको वो भक्षण करने का काम करती है, जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 डेज होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि आरबीसी की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी बनने की प्रोसेस एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी पढ़ा, तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ल्यूकोसाइट्स कहलाती है। इनकी संख्या अगर ज़्यादा हो जाए ब्लड में तो ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ये क्या काम करती हैं, तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स होती है जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करती है और जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारे शरीर को सुरक्षा या सोल्जर कहते हैं हमारी बॉडी का। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स क्या करती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में चेंज होता है थ्रोम्बिन, जिस वजह से चोट लगने के बाद ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और एक कवरिंग बन जाती है।
एक हेपेरिन नाम का जो पहले से ही मतलब ब्लड में पाया जाता है, ये कोई एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल होता है। ये ब्लड कोगुलेंट मतलब रक्त का जो अंदर बॉडी में थक्का बनने से बचाता है, जिस वजह से जो व्यक्ति है उसका जो ब्लड है वो इजीली फ्लो होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। हार्ट कब रेस्ट करता है? तो दो धड़कनों के बीच में जब पूरा एक साइकिल हो जाता है तब एक हार्ट बीट होती है, फिर जब दूसरा साइकिल होता है तो दूसरी हार्ट बीट होती है। इन दोनों के बीच का जो समय होता है वो 0.8 सेकंड का होता है, और उस समय जो हमारा हार्ट है वो रेस्ट करता है, तो वो रेस्ट पीरियड ऑफ हार्ट कहलाता है। उसके बाद गाइज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ब्लड होता है वो रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का रेड पिगमेंट पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जिस वजह से उसका कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में। मतलब ब्लड जो है वो हमारे शरीर में जहाँ पर इसेंशियल मतलब न्यूट्रिएंट्स की जहाँ पर ज़रूरत होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन को ले जाता है हमारी बॉडी में। उसके बाद हमने ब्लड प्रेशर पढ़ा गाइज। 120/80 mmHg होता है, जहाँ Hg पारा को दर्शाता है, और जो 120 होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर मतलब प्रसारण दाब कहलाता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। उसके बाद गाइज हमने पढ़ा कि जो ब्लड का pH होता है वो 7.4 मतलब हल्का क्षारीय होता है। इस तरीके से गाइज हमने सर्कुलेशन से सब कुछ मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से हायर लेवल तक हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है। और जितने भी एग्जाम्स में सर्कुलेशन से क्वेश्चन बन सकते थे, पूछे गए थे, उन सब का एनालिसिस करके मैंने आपको आज यहाँ समझा दिया है। आई होप गाइज ये वीडियो, ये जो सीरीज़ हम लेकर चल रहे हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके लिए सीरीज़ चल रही है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल बनी रहे। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि हर एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ और जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप तक कन्वे हो सके। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये जो तरीका है वो किस तरीके से अच्छा लग रहा है, और आप मुझसे कितना ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कितना कुछ समझ आ पा रहा है, क्योंकि गाइस थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी नया है और आप अगर उसे समझ रहे हैं, आप उसे देख रहे हैं, और अभी तक अगर जो लोग मुझसे यहाँ इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब वो सच में कुछ पढ़ना चाहते हैं और वो मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गाइस कुछ भी होता है, अगर किसी ने इस तरीके से देख लिया विदाउट डायग्राम, बहुत सिंपल तरीके से एक वाइट बोर्ड और ब्लैक मार्कर से हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत कम लोग इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जो लोग हैं वो इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहते। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छा कंटेंट दूं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस से लेकर हम साइंस की स्ट्रीम से लेकर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, मतलब साइंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी लंबे समय तक बने रहेंगे, और थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस आपको समझने में और मुझे समझाने में, क्योंकि हम लोग जब तक एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, तब तक लोग बाग बस 2-5 मिनट की वीडियो देखी और वो बंद कर देंगे, या फिर स्किप करते हुए चलेंगे कि भाई हमारा कहाँ पर जो पॉइंट है वो हमें कहाँ समझ आ रहा है, और नहीं समझ आया तो वो बंद कर देंगे। तो गाइस थोड़ा सा टाइम आप लोग मुझे भी दीजिए कि मैं भी आप लोगों को उस उतने ही अच्छे से समझा पाऊँ जिस अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को समझना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो गाइस तो लाइक कर देना, और सोशल मीडिया हैंडल्स, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरीके से भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि साइंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है गाइस, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हैं तो बेल आइकन प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।